क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था फाइन केमिकल्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, कुछ बायो एक्टिव एजेंट्स के बारे में जो हमारे ट्रीटमेंट में, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में हमारी हेल्प करते हैं। और ये सारे के सारे जो है हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले थे। क्लियर? ठीक है, तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी रूटीन लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक काम करते हैं, आज हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीवेज डिस्पोजल में कैसे हेल्प करते हैं। मतलब आपके शहर को साफ रखने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका होती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है बेटा, उनके आंसर कीजिए। मुझे बताइए आप कि आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम लिखे हैं। नंबर 1 है सिट्रिक एसिड, नंबर 1 है सिट्रिक एसिड, नंबर 2 है लैक्टिक एसिड, नंबर 3 है एस्कॉर्बिक एसिड, नंबर 4 है एसिटिक एसिड। ये किस माइक्रोब से मिलते हैं, इनके नाम बताने हैं आपको। ठीक है भाई, देखो काम तो करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर दीजिए, मुझे कमेंट में लिख भेजिए। सिट्रिक एसिड हमें किस माइक्रोब से मिलता है, लैक्टिक एसिड किस माइक्रोब से मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड को बनाने में किस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक एसिड को बनाने में किस माइक्रोब का यूज करते हैं, ये आप मुझे बतलाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, कुछ एंजाइमों के नाम लिखे हैं, जैसे कि एमाइलेज हमें किस माइक्रोब से मिलता है और सेलुलोज हमें किस माइक्रोब से मिलता है, आपको बताना है। कि दोनों प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। एमाइलेज किस एंजाइम से, जो एमाइलेज एंजाइम है वो किस माइक्रोब से मिलता है, और सेलुलोज एंजाइम जो है हमें किस माइक्रोब से मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, फिर आपको बताना है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बायोएक्टिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है, और ये हमें किस माइक्रोब से मिलता है। ठीक है, नेम ऑफ माइक्रोब एंड द यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन, ये आपको बताना है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं जब लेक्चर चलता है ना, उसी दौरान चीजों को याद कर लिया करो, बाद के लिए मत छोड़ा करो, है ना, क्योंकि बाद में मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे। समझ गए? ठीक है, तो बताना है कि साइक्लोस्पोरिन का उपयोग क्या है और ये किस माइक्रोब से आपको मिलता है। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का उत्तर दें कि आपको बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेटिन। स्टेटिन का उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, और ये हमें किस माइक्रोब से मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेटिन, स्टेटिन का उपयोग क्या होता है और ये हमें किस माइक्रोब से मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो मतलब आज मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन किए और सारे बच्चे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, कोशिश करना बेटा कि बगैर देखे आप आंसर कर सकें। लेकिन यदि आपको आंसर याद नहीं आ रहा है तो देखिए अपने नोट्स को और उसके बाद आंसर दीजिए, पर आंसर दीजिए। क्लियर? चलिए, आज बात करेंगे हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर कि माइक्रोब जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। तो कई बार दिमाग में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवेज। सीवेज क्या होता है? देखो बेटा, सीवेज के लिए जो हिंदी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हिंदी वर्ड इसका होता है वाहित मल। ठीक है, मतलब जो एनिमल एक्सक्रीट्रा है, जो भी वेस्टेज है, जो ह्यूमन फीसेज है, वो सब वाटर के साथ आता मिलता है और उसको हम जो है पानी से बाहर जो है वो जो आपका आप जो फ्लश करते हैं ना, उस वाटर से जो है बाहर निकल के बड़े नालियों में जाता है, नालियों से बड़े नाले में जाता है, टैंक से निकल के और फाइनली नदी में जाके मिल जाता है। तो जो भी हम वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं जो पानी में मिले होते हैं, तो ऐसा वाटर जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीट्रा और वेस्टेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, यानी किसी भी बड़े शहर में आप देख सकते हैं कि कॉमन सीन आपको दिखाई पड़ेगा कि फाइनली जो वाटर है वो उसको हम जो है वाटर बॉडी, जो भी वेस्ट शहर का होता है उसे हम वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। लेकिन जो सीवेज पॉल्यूटेड वाटर होता है, जिसमें कि मानव मल होता है, ह्यूमन एक्सक्रीट्रा होता है, तमाम तरह के वेस्टेज के अंदर होते हैं, वे बीमारियों का कारण होता है, कई सारी बीमारियों का कारण होता है। कि ऐसे पानी के संपर्क में आने से कई सारी बीमारियां फैल सकती है। उसमें से कॉमन है कॉलरा हुआ, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, ये बड़ी कॉमन बीमारियों में से इनको हम वाटर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं, जल जनित रोग के। एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं वाटर
बॉर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, ठीक है, जल जनित रोग, है ना बेटा, ठीक है, मतलब जो वाटर से होते हो, ड्रिंकिंग वाटर से, वाटर के संपर्क में आने से के, तो उसमें सबसे खतरनाक बीमारियों में से हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, ठीक है। तो ये सब बीमारियां जो है वो ऐसे वाटर से फैलती है जो सीवेज से पॉल्यूटेड होता है, एंड मेन का कारण इसके पीछे क्या होता है सीवेज पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। अब यदि हमने जो भी शहर के अंदर जो भी वेस्टेज थे उसको सीधा पानी में डाल दिया, तो वो वाटर कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, किसी के संपर्क में आएगा, कोई ने पी लिया उसको, और एनिमल भी, इससे एनिमल भी बीमार पड़ जाते हैं। तो नियम बनाया गवर्नमेंट ने कि भाई कोई भी जो वाटर को आप यदि वाटर बॉडी में छोड़ रहे हैं तो पहले उसको ट्रीट कीजिए, उसका आप उपचार कीजिए उसका, ट्रीट करने का मतलब है कि आपको उसको प्यूरिफाई करना है, आपको उसको उसके अंदर का जो वेस्टेज हार्मफुल है, जो बीमारी पैदा करने वाले वेस्टेज है, उस कंटेंट को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। क्लियर? तो देखिए, है ना, डिजीज लाइक कॉलरा हुआ, डायरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब किससे होती है? वाटर पॉल्यूशन से होती है। और कई बार ये बीमार ये जो वाटर पॉल्यूशन जो है वो इस लेवल तक भी बढ़ जाता है कि ये एक्वाटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है, जली जीवन को भी खतरे में डालता है। क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इस पर हम बात करते हैं। बिल्कुल हम एनसीईआरटी के एक पॉइंट को समझते हुए बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी भी बात करेंगे हम। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। अब आप एक काम जरूर कीजिएगा, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का एक मूवी है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट पे, आप उस मूवी को देखेंगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट एक बार में आ जाएगा। हार्डली 10 मिनट का मूवी है, लेक्चर 40-50 मिनट का हो सकता है पर मूवी 10 ही मिनट का है। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद ध्यान से, अब ऐसा मत करना कि मेरे को अवॉइड मार के मूवी देख रहे हैं केवल की जाए, मूवी आपके रिवीजन के लिए। तो लेक्चर पूरा सुनने के बाद बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का मूवी है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, उसको एक बार जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको, पूरे का पूरा कंटेंट आपका 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बड़े शहरों में लगातार है। भाई जाता कहां है? आप जो भी बाथरूम में, जो वॉशरूम में जो वाटर यूज करते हैं वो कहां जाता है? वो नालियों से होता हुआ, टैंक से होता हुआ, फाइनली एक बड़े टनल से होता हुआ जो है वो सीवेज है। हर शहर में एक निकास प्रणाली होती है, सीवेज सिस्टम होता है, उससे वाटर फाइनली आगे बढ़ता है। ठीक है, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। मैंने कहा ना एक बड़ा कंपोनेंट इसका क्या होता है? मानव मल होता है, मानव अवशिष्ट होता है। कि हिंदी में बोलते हैं जो है वो मानव अवशिष्ट कहते हैं इसको हम, कि ह्यूमन एक्सक्रीटा कहते हैं। ठीक है, मानव मल कहते हैं इसको। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड द सीवेज, इसको हम सीवेज कहते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवेज? दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, याद रखना है ना। यहां पर क्या है, इस हिस्से में इस जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का ये जो हिस्सा आप पढ़ रहे हो, यहां पे टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे गए। तो सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा में पाया जाता है, मानव मल वाहित मल पाया जाता है, उसको हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब, इसमें बड़ी संख्या में माइक्रोब होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होता है। मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, उसमें से कई जो होते हैं वो रोग कारक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग, इसका पैथोजेनिक वर्ड का मतलब होता है बेटा डिजीज प्रोड्यूसिंग, याद रखेंगे ना। ठीक है, चलिए, तो क्या करना पड़ता है? आपको जो सीवेज वाटर है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी पानी में डालने के लिए, वाटर बॉडी में छोड़ने के पहले उसको आपको उपचारित करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम जो है वो, ऐसे जगह को बोलते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं उनके, एसटीपीस कहते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। हर शहर में चाहे वो तहसील हो, चाहे जिला हो, बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर हो, हर शहर में आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो देखने मिलेंगे, जो कई तरीके से काम करते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला तो तरीका ये होगा कि कई लोगों ने क्या किया, नदी की पूजा की, फूल मालाएं छोड़ दी उसके अंदर के। कई लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक के बैग्स फेंक दिए उसके अंदर के। कई लोगों ने पानी की बोतलें फेंक दी। अरे कई जो लोग होते हैं ना, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी आप जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, आप इनफैक्ट आप अमेरिका जाएंगे, आप दुबई जाएंगे, आप देखेंगे कि जो नागरिक है, जो सिविलियन है ना, वो इतने रिस्पॉन्सिबल है कि कोई वेस्टेज, यदि आपका भी कोई कचरा गिर गया है ना, तो आपसे कंप्लेंट किए बगैर उठा के वो डस्टबिन में डाल देंगे। वो दे नेवर थ्रो एनीथिंग। और दुबई में यदि पकड़े गए ऐसा करते हुए आप, तो कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर।
अमेरिका में यदि आप पकड़े गए तो सामने वाला आदमी जो देखा ना कि आप कचरा फेंक दिए, वो आपके पास आएगा और आपको जोर से डांट देगा। वो आपको पूछेगा आपके कहां से हैं, आप किस कंट्री से हैं, आप ऐसे ही करते हैं वहां पे, घर में भी ऐसे ही करते हैं आप, तो आप वाई यू आर डूइंग दिस ऑन रोड, डांट देगा, जोर से डांट देगा। जापान में और जर्मनी में आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो आपको इतना क्लीन दिखेगा, आपको फेंकने के पहले शर्म आएगी कि अभी फेंक देंगे तो हमारा ही कचरा दिखाई पड़ेगा पूरे में यहाँ पर, ठीक है। भारत में क्या होता है, जहां पे 4-5-6 कचरे के टुकड़े पड़े हुए हैं, वहां आपको लगता है कि ये तो वही जगह जहां कचरा फेंकना चाहिए, तो वहां जाके आप कचरा फेंक देते हैं। जहां पे किसी ने गुटखा थूका हुआ एक जगह पे, आदमी आता है वहां से, कहता अच्छा तो गुटखा थूकने की जगह मैं भी अपना गुटखा यहीं थूक देता हूं। सरकारी ऑफिसेस के जो कॉर्नर से किनारे हैं, वो गुटखा थूकने की जगह बन चुके हैं। यकीन नहीं आता है, कभी कभी गवर्नमेंट कार्यालय में जाके देख लेना आप। बेचारे ऑफिस ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा आप क्या करें, तो जहां पे किनारों पे गुटखा लोग थूकते थे, वहां पे उन्होंने टाइल्स लगा दिए, जिन टाइल्स में जो है वो मॉस्क के फोटो है, भगवान के फोटो, ऐसे कुछ उन्होंने टाइल्स वहां पे लगा दिए, लोग बाग जो है गुटखा ना थूके वहां पे। तो लोग क्या करने लगे, लोग जो है वो दीवार पे थूकने लगे कॉर्नर छोड़ के। अब आदमी भी कितना टाइल्स लगाएगा। ये सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ रखना शहर को, ठीक है। चलिए, तो अभी सरकार से उम्मीद मत कीजिए, वो तो फोटो खिंचाने के लिए होती है कि भैया साफ भारत अभियान के, वो तो आपको हमको ही साफ रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको एक इनिशिएटिव दिया, आपको टास्क है अपना आसपास साफ रखिए, उनका कहने का। आप ये मत उम्मीद कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके आपके घर झाड़ू लगाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा ये काम। चलिए, तो अभी सामाजिक मुद्दे से हटके वापस लौट के आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने कहा सबसे पहला काम तो ये है कि जो सीवेज वाटर है उसमें से आपको वो इंप्योरिटीज हटानी पड़ेंगी। पानी की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां, जो भी ऐसे वेस्टेज जो दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको छान सकते हो आप, छान दिया आपने, तो जो बड़े वेस्टेज थे सारे के सारे वो निकल गए। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हुआ आपका, आपने हटा दिया उसको वेस्टेज को छलनी से। फिर लेकिन आप देखोगे तब भी जो छना हुआ निकला है उसके अंदर बड़ी संख्या में जो है वो ऑर्गेनिक वेस्टेज होगा, मानव मल होगा उसके अंदर, क्योंकि तो वो तो उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है, तो उसको हटाने के लिए आपको माइक्रोब की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो पूरा सिस्टम कैसे, ये पूरी प्रोसेस होती है, कैसे सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं, उसको ही हमें आज समझना है, ठीक है। देखिए, बिफोर डिस्पोजल टू रिवर और वेस्ट वाटर बॉडीज, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है ना। साफ सी बात के, यानी किसी भी नदी में या वाटर बॉडी में, नदी में, तालाब में, जहां पर भी आपको सीवेज ट्रीटेड वाटर को छोड़ना है, वहां पर आपको छोड़ने के पहले उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो लेस पॉल्यूटेड हो जाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक कोई मशीन ऐसी नहीं बन पाई है प्रकृति में, मेरी बात सुनिए ध्यान के, यानी पूरे अब तक तमाम दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोशिश कर देख लिया है, पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना पाया है जो सीवेज ट्रीटमेंट के वाटर को माइक्रोब की तुलना में और बेहतर प्रकार से जो है वो क्लीन कर पाए। अभी तक जितनी भी मशीनें हमने बनाई ना, वो सीवेज वाटर को ट्रीट तो कर लेती हैं, लेकिन वो माइक्रोब के बराबर इफिशिएंटली ट्रीट नहीं कर पाती हैं। मतलब आज भी जो बेस्ट मैकेनिज्म है सीवेज वाटर को ट्रीट करने का, वाहित मल वाले जल को उपचारित करने का, वो तरीका केवल है माइक्रोब की हेल्प, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन दिस सीवेज, और ये सीवेज के अंदर ही पाए जाते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, इस ट्रीटमेंट को जो है 2 स्टेप में किया जाता है, 2 पद में किया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। तो क्या देखिए, रॉ सीवेज हुआ, उसको हमने छलनियों से छान लिया, स्क्रीनिंग किया हमने उसको के, और छानने के बाद क्या हुआ, आपने उसके अंदर का जो मेजर कचरा था, जो फिजिकल इंप्योरिटीज थी, आपने उनको हटा दिया उसमें के। फिर उसके बाद क्या किया आपने, जो बचा हुआ जो इफ्लुएंट था, जो बचा हुआ लिक्विड था, जो छन्ने के बाद मिला था इफ्लुएंट, उसको आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया। अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है ना बेटा, वहां पर माइक्रो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चलिए हम पहले समझते हैं, फिर दोबारा देखेंगे इस ग्राफ को। प्राइमरी ट्रीटमेंट ये क्या होता है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इट इन्वॉल्व्स प्राइमरी रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, मैंने कहा ना, बड़े साइज के, छोटे साइज के जो भी पार्टिकल सीवेज के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम छान सकते हैं,
जिनको हम अवसादित कर सकते हैं, जिनका हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, जिनका हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं होते। देखो अब इसको उल्टा तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में छलनियों का इस्तेमाल करते हैं हम सेडिमेंटेशन टैंक का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कि वाटर के अंदर की जो रेत है धूल के कारण वो नीचे की ओर जम जाए हम छलनियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इंप्योरिटीज है वो छन जाए यहाँ पे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब यूज नहीं होते हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज, जो बहता हुआ कचरा है उसके अंदर, रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। पहले तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग साइज के फिल्टर होते हैं, पहले बड़ी मटेरियल के लिए फिल्टर होते हैं, फिर थोड़े छोटे मटेरियल के लिए फिल्टर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको, देखो अब आप बोलोगे सर ये आपने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्यों किया आपने, यानी आपने छलनी, यानी फॉर एग्जांपल छलनियां लगाई लाइन से, मान लो ये वाटर का फ्लो का डायरेक्शन के, तो हमने छलनी लगाया, एक छलनी का साइज इतना बड़ा है, फिर वाटर आगे निकला, दूसरा छलनी लगाया हमने, उसका साइज है छोटा छोटा साइज है, फिर वाटर आगे निकला, फिर तीसरा छलनी लगाया हमने यहाँ पे, तीसरा छलनी लगाया हमने यहाँ पे, इसका साइज। अब देख लो आप, इससे क्या होगा कि अब आप बोलोगे सर ये जो थर्ड वाला छलनी है ना, इसको पहले लगा दो तो काम हो जाएगा ना। नहीं बेटा, तब क्या होगा, जो बारीक वाला कचरा है ना और वो मोटा वाला कचरा वो जम जाएगा उसके ऊपर, जमने से छलनी ब्लॉक कर जाएगा उठ के। इसलिए पहले क्या किया, पहले बड़ा छलनी लगाया ताकि बड़ा बड़ा कचरा रुक जाए और छोटा कचरा वाला वाटर आगे जाए। फिर दूसरा छलनी लगाया, फिर उससे छोटा साइज का कचरा रुक गया, आगे बढ़ गया। ऐसे करके सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन ब्लॉक नहीं होता, फिल्टर ब्लॉक नहीं होता तब। ठीक है, क्या किया, छोटी छोटी बातें बड़े दिमाग से ध्यान सुनिए, बड़ा इंटेलिजेंटली तैयार किया गया इस चीज को। सबसे पहले जो बहता हुआ कचरा है, फ्लोटिंग डेब्रिज है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बहता हुआ कचरा है, उसको सीक्वेंस के थ्रू जो है फिल्टर कर लिया जाता है। देन द ग्रिट, अब उसके अंदर क्या बचता है, उसके अंदर बचता है वाटर, इसके अंदर डिजॉल्व जो है वो सीवेज है, और कुछ रेत के कण होते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के कण होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको जो है वो सेडिमेंटेशन करते हैं हमके। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट में क्या होता है, जो भी सॉलिड है, जो भी बारीक बारीक मिट्टी के कण हैं, रेत के कण हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, वे क्या होते हैं, वे नीचे की ओर बैठ जाते हैं। एक टैंक होता है, टैंक में पानी भर देते हैं तो जो है धीमे धीमे, अब उसके अंदर टैंक के अंदर कोई हलचल नहीं होती, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, वाटर एक तरफ से अंदर इंटर आया, रुक गया के, तो क्या होगा, धीमे धीमे रेत के कण सब तली पर बैठ जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, जो जितने भी सॉलिड मटेरियल है वो नीचे की ओर सेटल डाउन कर जाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज बोलते हैं। तो बेटा ये प्राइमरी स्लज क्या होता है ये याद रखिएगा आपके। आप याद इसको बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी मैच करने को देगा। एग्जामिनर आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जनरेट करेगा, वहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो टर्मिनोलॉजी को समझना है। तो प्राइमरी स्लज का मतलब यह है कि जब आप प्राइमरी वर्ड लिखा हुआ है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, तब आप सेडिमेंटेशन भी करते हैं। तो जो भी पानी के अंदर जो है जो डिसॉल्व सॉलिड मटेरियल होते हैं वे नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और नीचे की ओर बैठा हुआ हिस्सा कहलाता है प्राइमरी स्लज कहलाता है। ठीक है, और ऊपर की ओर तैरता हुआ, सुपरनेटेंट का मतलब होता है ऊपर तैरता हुआ, सुपर ऊपर तैरता हुआ के, तो ऊपर तैरता हुआ पानी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं। और इफ्लुएंट जो होता है उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजते हैं बेटा। तो इफ्लुएंट जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, और जिस टैंक में हम सेडिमेंटेशन करते हैं उसे बोलते हैं बेटा हम प्राइमरी सेटलिंग, उसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। जिस टैंक में हम सेडिमेंटेशन करते हैं उसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं। और इससे हम इफ्लुएंट को निकालकर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ाते हैं। सुनो बात को, और ये जो स्टेप है ना, ये छोटा सा पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैं आपको बेटा डीपीपी में भी क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर। अभी सुनो बात को, सीवेज वाटर को सबसे पहले छाना, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, छने हुए पानी को हमने एक बड़े टैंक में डाला, उस टैंक को प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोला। जो भी सॉलिड वेस्टेज थे, तैरने वाले वेस्टेज थे, वो नीचे की ओर बैठ गए, मिट्टी के कण, रेत के कण नीचे बैठ गए, उसे नीचे बैठने से को प्राइमरी स्लज बोला। और ऊपर जो पानी प्रेजेंट उसको इफ्लुएंट बोला। इस इफ्लुएंट को यहां से इस टैंक से निकाल के हमने आगे वाले टैंक में भेज दिया, और आगे वाले टैंक में इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। अब आप बोलोगे सर इस इफ्लुएंट में क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर बेटा जो है वो सीवेज के जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है ना, जो पानी में अच्छे से घुले हुए हैं, वो प्रेजेंट है। वो सेडिमेंट नहीं करते हैं, वो पानी में प्रेजेंट रहते हैं वो। ठीक है, देखो क्या हुआ, देखिए ध्यान से,
आपने क्या किया, आपने वेस्ट वाटर को आपने छाना, ठीक है, और उसको आपने सेडिमेंट किया। तो इसे हम जो है वो छानने को, बेसिकली हम यदि छानने को थोड़ा सा और टेक्निकली जाए तो हम छानने को बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको हम के। फिर हमने क्या किया, हमने जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, सेडिमेंटेशन किया, उसमें हमने के फिल्ट्रेशन हुआ, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ। फिर क्या किया आपने उसका जो ऊपर का जो निचला, जो देखिए जो प्राइमरी स्लश था ना, उसको भी आप बाहर निकाल देंगे बाद में, है ना, हटा देंगे वहां से आप, और जो ऊपर का जो वाटर था, इफ्लुएंट था, उसको आप आगे भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक स्टेप होती है, जहां पर कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सीवेज को डाइजेस्ट करते हुए खा जाते हैं वो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं, आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर हम बात करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बेटा, उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम माइक्रोब का यूज करते हैं, ठीक है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक। जिस टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान। और जिस टैंक में आप इफ्लुएंट को भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, उस टैंक को क्या बोलते हैं, उसको एरेशन टैंक बोलते हैं। ये बेटा ऐसे एमसीक्यू हैं जो एग्जामिनर ने अभी तक पूछे नहीं है, पर वो यहां से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज वी अलर्ट के एनसीईआरटी की हर लाइन जो है कई क्वेश्चन को प्रोड्यूस करती है, अलर्ट रहना है हमको, ठीक है। तो लार्ज एरेशन टैंक में भेज दिया आपने, where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। अब एरेशन टैंक में क्या अरेंजमेंट होता है, एरेशन टैंक में लगी होती है मथनी, समझते हो मथनी, गांव में देखा आपने कभी, अरे गांव में कभी तो देखा होगा बेटा, नहीं तो कभी नहीं देखा हो तो आपने कभी जो है वो लॉर्ड कृष्णा के अपने बचपन के कुछ एपिसोड देखे होंगे टीवी में, जिसमें वो उनकी मदर माँ यशोदा जो है वो क्या करती है, वो मथनी चलाती है, उनके घर में मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा बटर बनाने के लिए के डालते हैं बटर मिल्क को और उसमें घुमाते हैं तो बटर ऊपर निकल आता है, ठीक है। एक्चुअली एजिटेशन का मतलब होता है घुमाना, के तो एक्चुअली में जो प्राइमरी स्लज से के ऊपर इफ्लुएंट था, उस इफ्लुएंट को अपने सेकंड ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक में भेजा। एरेशन टैंक में दो बड़ी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट होती है। पहला, एयर का सप्लाई होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो माइक्रोब ग्रो करेंगे यहां पर उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड ऑक्सीजन, तो एरेशन टैंक में एयर का सप्लाई होता है, इसलिए इसको हम एरेशन टैंक बोलते हैं। और यहां पर लगातार मटेरियल को घुमाना पड़ता है, धीमे धीमे उसको, ऐसा नहीं कि जोर से घुमा दिया, धीमे धीमे घुमाते ताकि मटेरियल पूरा मिक्स होता रहे और हर हिस्सा उसका डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। फिर इससे क्या फायदा होता है, दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब। इससे क्या होता है कि जो एरोबिक माइक्रोब होते हैं उनकी तेजी से ग्रोथ होती है और इनटू फ्लॉक्स, और ये ग्रोथ होती है फ्लॉक्स के फॉर्म में। अब ये फ्लॉक्स एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द फ्लॉक्स के। अब देखो, केवल यहां पर जो एरोबिक माइक्रोब है, मैंने केवल बैक्टीरिया वर्ड यूज नहीं किया, मैंने एरोबिक माइक्रोब वर्ड यूज किया। उस माइक्रोब में फंजाई भी शामिल होती है। तो यहां पे क्या होता है, तो इस वेस्टेज के अंदर जो है वो जैसे पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है, और सीवेज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट आता है उसके अंदर बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, तो उस ऑर्गेनिक कंटेंट में फंजाई भी ग्रो करती है और एरोबिक बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, और वो इतना रैपिड ग्रो करते हैं कि फंजाई की जो माइसिलियम होती है, फंजाई का जो फंजाई की जो बॉडी होती है ना, वो नेटवर्क के समान, जाल के समान होती है, और उस जाल में बड़ी मात्रा में माइक्रोब भी जो है वो ग्रो करते हैं, जो बैक्टीरिया वो भी ग्रो करते हैं। तो हमें वहां पे जो है वो पूरा नेटवर्क ग्रो करता दिखाई पड़ा, इसको हम फ्लॉक कहते हैं, मासेस को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लॉक वर्ड जो है वो आपको याद रखना है बेटा, व्हाट इज फ्लॉक। तो क्या होता है यहाँ पे, जो एरोबिक माइक्रोब है वो तेजी से ग्रो करते हैं और उससे जो है वो क्या फ्लॉक बनता है। फ्लॉक मतलब होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, के जाली के समान दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के जीवाणु के समूह होते हैं जो फंगल फिलामेंट के बीच में जो ग्रो करते हैं और जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये फंगल फिलामेंट्स हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया रैपिडली इस पे ग्रो करेगा, ये बन गया फ्लॉक, बन गया, दिस इज दी फ्लॉक, ठीक है। अब while growing these microbe consume major part of organic matter in the effluent। अब ये माइक्रोब चूंकि तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो दे नीड फूड, इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फूड जो है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में ऑलरेडी इफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट होगा। वो जो फूड है वो ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में इफ्लुएंट में प्रेजेंट है, उसको खा जाएंगे वो। भाई जो
जो अच्छा वाटर होता है उसमें थोड़ी ना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर, वो तो वाटर तो H2O है ना बेटा, वाटर तो अपने आप में केमिकल, तो वाटर में कुछ मिनरल डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन वाटर में अपने ऑर्गेनिक वेस्टेज को मिला दिया है तो वो पॉल्यूटेड वाटर हो गया उठ के। तो वाटर में जो पॉल्यूशन था वो सीवेज का था, मानव मल का था, तो उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो ये बैक्टीरिया उसी पर ग्रो करेंगे, ये फंजाई उसी पर ग्रो करेगी, तो धीमे धीमे जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे उस फूड को कंज्यूम करेगी, तो वो फूड हटता चला जाएगा, किसने खा लिया हट जाएगा फूड वो, ठीक है। तो क्या होगा, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। इससे क्या होता है कि इफ्लुएंट का जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। अब आप बोलोगे सर ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है, एक बात अच्छे समझ लीजिए, बीओडी का एक मतलब ये है जो उसका इस्तेमाल है वो समझ लीजिए आपकी, बीओडी मोर बीओडी मींस मोर पॉल्यूटेड वाटर के, सिंपल सी बात कि यदि जो वाटर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है, वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेशन है वो है मोर बीओडी मोर पॉल्यूशन के, यानी जितना अधिक बायोलॉजिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड होगा, जितना अधिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, बेसिकली यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं आजकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना अधिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना अधिक जो है वो वाटर पॉल्यूटेड होगा सीवेज से, याद रखिए दिस इज द इंडिकेशन फॉर द सीवेज पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। देखिए ये हम देख रहे हैं बेटा टैंक, हम ये देख रहे हैं टैंक जिसके अंदर जो है आपका आप जो है वो जो सेटलिंग टैंक, बेसिकली इट इज ए सेटलिंग, इसके दो हिस्से इसमें, एक सेटलिंग टैंक इसमें और बाजू में लगा हुआ इसमें क्या है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो एरेशन टैंक भी प्रेजेंट है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. किसी भी छोटी जगह पे शहर में आपको ये देखने आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यानी जो स्टेप वाइज देखेंगे तो बाकायदा एक फ्लो चार्ट फॉलो किया था इसमें कि आप देखें रॉ सीवेज है, उसका स्क्रीनिंग किया, उसको छान लिया गया, छानने के बाद उसको सेडिमेंटेशन किया गया, फिर सेडिमेंटेशन करने के बाद में जो है उसकी स्लस को हटा दिया गया, वहां से जो इफ्लुएंट था उसको सेकंड ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया, सेकंड ट्रीटमेंट में जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हुआ उसमें, फिर उसके बाद फिर से एक बार सेडिमेंटेशन करेंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट करके उसको बाहर रिलीज करेंगे वाटर बॉडी में, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखिए आप कि स्क्रीनिंग किया, उसको छान लिया, उसको हमने छानने के बाद उसको हमने सेडिमेंटेशन किया, उसका हमने फिर प्राइमरी इफ्लुएंट को पंप किया हमने एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, एयर कंप्रेसर लगा हुआ जो एयर को सप्लाई करेगा, उसके बाद माइक्रोब जो है उसको उसके अंदर का बायोलॉजी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर देंगे, उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक वेस्टेज को वो डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब क्या होता है। बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, के अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, इसका मतलब समझते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है ऑक्सीजन की वो मात्रा, ऑक्सीजन का वो अमाउंट जिसकी रिक्वायरमेंट होगी एक सीवेज पॉल्यूटेड वाटर से सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्टेज को हटाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक, मान लो हमने कहा 1 लीटर वाटर से आप जो है वो जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और उस एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू आप जो है सीवेज को ऑर्गेनिक मैटर को आप हटा रहे हैं, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास में 1 लीटर वाटर, एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर यहां पर है, दूसरे कंटेनर में 1 लीटर वाटर यहां पर है, ठीक है। पहले वाले कंटेनर में हमको बैक्टीरिया से हमको ऑर्गेनिक वेस्टेज को हटवाना है, ठीक है। तो हमको एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे रखना पड़ेगा। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा कब, देखो अब जो एरोबिक बैक्टीरिया है, सुनिए बेटा ध्यान से, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसे ग्रो करने के लिए 2 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। केवल ऑक्सीजन दोगे फूड नहीं दोगे तो मर जाएगा, केवल फूड दोगे ऑक्सीजन नहीं दोगे तो भी मर जाएगा। मतलब व्हाट ही नीड्स के जो एरोबिक बैक्टीरिया है, वायवीय जीवाणु हैं जो
सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आपके इफ्लुएंट के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है उनको हटा रहे हैं। व्हाट दे नीड फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जितना अधिक फूड होगा उतना अधिक ग्रो करेंगे, जितना अधिक ऑक्सीजन दोगे उतना अधिक ग्रो करेंगे। लेकिन प्राइमरी चीज है फूड, फूड नहीं होगा तो ग्रो ही नहीं करेंगे, कितना ऑक्सीजन दे दो उसका। क्लियर? अब हमारे पास दो कंटेनर, एक हमने ब्लैक कंटेनर बनाया, एक ब्लू बनाया, दोनों में हमने जो है वो 1-1 लीटर सीवेज पॉल्यूटेड वाटर डाला हमने। अब पहले वाले में इमेजिन करते हैं, पहले वाले में आपने जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने में आपको 10 लीटर ऑक्सीजन है, यू नीड 10 लीटर ऑक्सीजन है। आपको इतना ऑक्सीजन लगा कि आपको लगातार आप तो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हो एयर कंप्रेशर पंप से, एंड यू कैन इजीली मेजर कि कितना ऑक्सीजन आपने दिया है। 10 लीटर ऑक्सीजन को आपने खर्च किया, तब जाके 1 लीटर पानी में से आपने ऑर्गेनिक वेस्टेज को हटा पाया, तब बैक्टीरिया जो है वो पूरा फूड पचा पाया। दूसरे वाले में क्या किया? दूसरे वाले में आपने 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, आपने 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया उसका। अब कहने का मतलब ये, ऑक्सीजन तो आप कितना भी देते हो उसको, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर। आपने कहा कि देखो 1-1 लीटर वाटर, दोनों तरफ 1 लीटर वाटर इधर था, 1 लीटर वाटर उधर था, लेकिन एक में 10 लीटर ऑक्सीजन लगा हमको पूरा ऑर्गेनिक मैटर हटाने के लिए, दूसरे में 1 लीटर ऑक्सीजन लगा हमको पूरा ऑर्गेनिक मैटर हटाने के लिए। इसका मतलब ये कि 10 लीटर वाले में मोर ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट थे, मतलब मोर सीवेज वाटर से पोल्यूटेड था वो। तो इसका मतलब जितना अधिक ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा उतना अधिक जो है वाटर पोल्यूटेड होगा। इसका मतलब ये कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो अच्छा ड्रिंकिंग वाटर है, उसका बीओडी मिनिमम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, तब तो वो प्योर वाटर है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज नहीं है उसके अंदर। क्लियर? चलिए, तो सीवेज वाटर को हम ट्रीट करते हैं जब तक कि इसका बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। कब तक ट्रीट करते हैं हम सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं, तब तक ट्रीट करेंगे जब तक इसका बीओडी रिड्यूस होके सेफर लेवल तक ना पहुंच जाए। के मतलब सरकार ने मानदंड स्थापित कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने जो है पैरामीटर बना रखे हैं, और वो पैरामीटर जो है वो जब तक वो बीओडी रिड्यूस होके इस लेवल तक ना पहुंच जाए कि दिस वाटर इज सेफ फॉर द ह्यूमन यूज के, तब तक उसको ट्रीट करते रहते हैं। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of the organic matter present in the water। मैंने कहा ना, यही समझाया आपको मैंने कि BOD का टेस्ट क्या बतलाता है आपको। BOD का टेस्ट बतलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का टेस्ट बतलाता है आपको कि जो वाटर दिया गया है आपको उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। जितना अधिक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उतना अधिक जो है उसका BOD होगा, क्योंकि आपके एरोबिक बैक्टीरिया को मोर फूड मिलेगा, और उस मोर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इट नीड मोर ऑक्सीजन, तो आपको अधिक ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर एंड मोर इज इट्स द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, उतना अधिक वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। क्लियर? कई बच्चे जो है वो बीओडी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने बेटा आपको अभी क्लियर किया कि बीओडी का सिंपल सा मतलब यह है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। मोर फूड प्रेजेंट, मोर ऑक्सीजन नीडेड इन द सेम क्वांटिटी। ठीक है ना? 1-1 लीटर दोनों तरफ लिया आपने, तो मोर फूड मींस मोर ऑक्सीजन देना आपको, और मोर ऑक्सीजन देना है, मोर फूड है मतलब मोर पॉल्यूटेड वाटर है। क्लियर? चलिए, वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज वाटर और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, कम हो जाता है, तो इफ्लुएंट को क्या करते हैं फिर हम, इफ्लुएंट को हम जो है फिर से एक बार हम सेटलिंग टैंक में डालते हैं। अब आप बोलोगे दोबारा क्यों डाला आपने? क्योंकि भैया जो फ्लॉक्स थे ना, जो मैस थे, फंजाई के फ्लॉक्स, फंजाई उसके ऊपर बैक्टीरियल मास बना था जिसको फ्लॉक कहा था, वो तो तैर रहा है, वो पूरा दिखाई पड़ता है ऊपर से, उसको जब तक सेडिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम वाटर को आगे नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दूसरे सेटलिंग। आप बोलोगे सर इसको पहले वाले टैंक में क्यों नहीं हुआ ये? अरे वहां तो घूम रहा है ना वो एजिटेटर, बात क्या था ना हमने, एजिटेटर घूम रहा है यहाँ पे। ठीक, हमने इसको सेटलिंग टैंक में डाला, वहां पर जो बैक्टीरियल फ्लॉक थे थोड़े हैवी होते हैं तो वो सेडिमेंट हो गए। ठीक है, और इन सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। पहले याद करो, पहले वाला प्राइमरी स्लज था जिसमें क्या था, धूल, मिट्टी, कंकड़ वो प्रेजेंट थे। इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड स्लज में। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द एक्टिवेटेड स्लज? फ्लॉक्स। एंड व्हाट आर द फ्लॉक्स? दे आर बैक्टीरियल मासेस एंड द फंजाई। और आप बोलोगे सर ये तो वही वाली बात हो गई कि दूध से दही को जमाया, 1 चम्मच दही से फिर दूसरे दूध को जमा दिया, उस दूध से दही जमा तो उस दही से 1 चम्मच लिया, अगले वाले दूध को जमा दिया। घर में मम्मी ऐसा करती नहीं करती। मेरे एक परिचित है,
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके, वो बड़े मुंबई के अंदर जो है, मुंबई में जो है बड़े पॉलिटिशियन भी है वो, तो आई डोंट वांट टू रिवेल हिज नेम। तो वो बड़े बड़े अच्छे जो है वो समझदार व्यक्ति हैं, बड़े लीडर भी हैं यहाँ पर मुंबई में, तो उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मैं उनके घर कभी जो है लंच पे गया था, तो उन्होंने मुझे दही खिलाया, बोले कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये दही कितना पुराना है? तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई पुराना दही खिला रहे हैं? बोले नहीं, पुराने का मतलब ये है कि ये दही का जो पहली बार इस दही को हम लेके आए थे ग्रीस से, हमारे जो है वो पेरेंट्स कभी ग्रीस गए थे, वहां से दही लेके आए थे, तब से ये दही जो है लगातार 1 चम्मच दही इसका यूज होता है, नया दही, मतलब हमने तब से कोई दूसरा दही नहीं जमाया। यानी क्या होता है, इस दही में को आज हम कंज्यूम करेंगे, 2 चम्मच दही इसका हम अगले दिन के जमाने के लिए रख देंगे। तो ये तकरीबन 34 ईयर से हम वही दही के बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं जो हम ग्रीस से लेके आए थे एक बार। एंड रियली फैंटास्टिक कर्ड, मतलब वो वैसा दही मैंने कभी नहीं खाया था, इतना अच्छा दही था वो। दूध नॉर्मल था, दूध अपने इंडिया में जो मिलता वही दूध था, लेकिन उन्होंने जो उसका जो भी कर्डलिंग के जो दही जो उसका इनोकुलम जो यूज कर रहे थे, जो स्टार्टिंग दही जो यूज कर रहे थे, वो 34 ईयर्स पुराना था। मतलब रोज में दही जम रहा था, लेकिन वो पहली बार वो दही 34 ईयर्स पहले आया था। कहने का मतलब ये है कि वो हर बार दही कंज्यूम करते हैं, 1-2 चम्मच बचा लेते हैं, उससे अगला 2 लीटर दूध में डाल देते हैं, अगला दही जम जाता है, उससे फिर अगला 2 लीटर, ऐसे करते 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 आज तक चला रहे हैं उसको, आज तक, आज की डेट तक। फिर अब ऐसा ही यही चीज यहां पर हो रही है कि जो सेकेंडरी जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, उसमें आपने इफ्लुएंट को डाला, आपने फ्लॉक्स को वहां पे बैक्टीरिया ग्रो किए, फंजाई ग्रो किए एरेशन टैंक के अंदर, उसके बाद आपने सेटलिंग टैंक में डाल दिया, तो वहां पर जो है एक्टिवेटेड स्लज नीचे बैठ गया। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये क्या है? ये है बैक्टीरिया और फंजाई है। इसमें से कुछ स्लज को लो, अगली बार जो अगला प्राइमरी इफ्लुएंट वहां पहुंचेगा, कहां पर? एरेशन टैंक में पहुंचेगा, वहां डाल देना इसको, ये साइकिल चलता रहेगा। और रेस्ट ऑफ द बचे हुए को आप डाइजेस्टर में डाल दो। डाइजेस्ट बड़े टैंक होते हैं, वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया इनको भी खा जाएंगे। सब किसी ना किसी का फूड है प्रकृति में। मतलब जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका कुछ हिस्सा आपने लिया और दोबारा से आपने एरेशन टैंक में डाला, जब नया इफ्लुएंट आके वहां डाल दिया, तो वहां वो माइक्रोब ग्रो करने लगे। और रेस्ट ऑफ दी जो फ्लॉक्स थे उसको आपने डाइजेस्टर में डाल दिया, और वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे पूरा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। देखो बेटा, वही वाली बात हो गई ना, दूध से दही वाली बात के, एक्टिवेटेड स्लज का छोटा सा हिस्सा हम जो है वापस से एरेशन टैंक में भेजते हैं, वहां इनोकुलम के रूप में काम करता है। देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड इनटू द लास्ट टैंक, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बोलते हैं उनके। ये जितने टर्मिनोलॉजी मैंने बोल्ड किए ना, जितने मैंने बेटा वर्ड बोल्ड किए, सब एग्जाम में जरूरी है। तो अब जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका एक हिस्सा आपने एरेशन टैंक में भेज दिया है इनोकुलम के रूप में, रिमेनिंग बड़े हिस्से को आपने भेज दिया है एक बड़े टैंक में, इसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसको पूरा पचा लेगा। ठीक है, तो यहां पर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो एनारोबिकली बगैर ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, वे इन बैक्टीरिया को, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, उसको वो पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे उठ के। अब इससे क्या होगा, जैसे आपने इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खाने लगेगा, फंजाई खाने लगेगा, और यहां पर बड़े मात्रा में गैसेस बनेंगी, यहां पे गैसेस बनेंगी। और ये गैस क्या होंगी? जब ये डाइजेशन होगा तब बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में गैस के मिश्रण को प्रोड्यूस करेगा। ये होगी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, और यही गैस को मिला के हम बोलते हैं बायोगैस के, बायोगैस, जिसका इस्तेमाल हम जो है वो ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जो है वो, इसको हम यदि गोबर यूज करेंगे तो गोबर गैस बोलेंगे। गोबर यूज करने पे क्या होता है, उसमें मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, तो मोर मीथेन प्रोड्यूस होता है उसमें के। तो नॉर्मली बायोगैस का कोई भी सोर्स होता है, केरला में कई जगह पर जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा भी बायोगैस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है के। इसी यानी केरल में कई जगह पर जो है उन्होंने जो सेटलिंग टैंक बनाए हैं, जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बना रखे हैं, उससे ही जो गैस निकल रही है उसका इस्तेमाल वो जो है वो कुकिंग में कर लेते हैं। ठीक है, the effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water like river and stream। और जो एरेशन टैंक से जो इफ्लुएंट निकला था उसका सिग्निफिकेंटली उसका बीओडी कम हो चुका है, काफी हद तक उसका बीओडी कम हो चुका है। अब उसको सीधा आप नदी में या तालाब में उसको आप डाल सकते हैं। क्लियर? ठीक, देखिए
ये हम देख रहे हैं एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, मुंबई से बड़े शहर, कैलिफोर्निया से बड़े शहर में जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वो ऊपर से एरियल व्यू देख रहे हैं हम, आसमान से हम जो है वो ड्रोन से लिया गया पिक्चर है ये, तो हम देख रहे हैं कि कैसा हमको दिखाई पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कई सारे आपको गोल्ड टैंक, कई सारे आपको टैंक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये कई सारे आपको टैंक यहाँ पर ये दिखाई, ये पूरा का पूरा जो है वो ये क्या है, ये पुराने रोड से के बाद से आप देखेंगे ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है आपका एरिश जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। क्लियर? ठीक है। You can appreciate how micro play a major role in treating millions of gallon of water, waste water every day across the world। आपको बता दूं मैं, पूरी दुनिया में थ्रू आउट द ग्लोब सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। जो हम कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये जरूर है कि अमेरिका में और जर्मनी में जब वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद का जो इफ्लुएंट को जब रिलीज करते हैं, उसके पहले इसका वो केमिकल टेस्ट भी चेक करते हैं कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ, कोई ऐसा केमिकल जो वेक्टर से ना हटता। यदि है तो उसको भी वो क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, उसको भी हमारे यहाँ यूज नहीं करते हैं। This methodology has been practiced for more than a century now and it almost all parts of the world। क्या है ये तरीका है, इसको इस्तेमाल करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक हो चुका है और दुनिया के लगभग सभी भागों में सेम तरीके से हम ये काम करते हैं। आज की डेट तक साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा, जो मैं कह रहा था आपसे, टिल डेट आज तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। के आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई सामने जो इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। ठीक है, देखिए व्हाट वी डू विद इन वाटर। आप देखिए ये आप एक बिल्कुल टिपिकल सीन देख रहे हैं, मुंबई का ही है, कहीं बाहर का नहीं है, मुंबई का ही सीन है कि आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे। और आपको यदि कभी मुंबई घूमने आप जब आएंगे ना, जब आप मुझसे मिलने के लिए फेलिस्टन सेरेमनी में आप आएंगे मुझसे मिलने के लिए, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे इंतजार करूंगा आपका एज ए होस्ट के, तब आप देखेंगे कि मुंबई तो घूमेंगे, तब आप आएंगे मुंबई, तो मुंबई नहीं घूमेंगे क्या? एक दिन मुंबई दर्शन भी करना भाई, है ना। तो आप देखेंगे कि जुहू बीच के किनारे आप देखेंगे गिरगांव, लोग बाग इतना सारा वेस्टेज कचरा छोड़ जाते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी। मैं कहता हूं, मैं जब भी जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है देखकर कि हम चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, पानी की बोतलें, हम जिम्मेदारी को नहीं समझते। हम सोचते कौन करे, कोई ना कोई तो करेगा। अरे भाई हम क्यों किसी और के, हम खुद क्यों नहीं करते हैं? हम खुद सफाई रखेंगे। मैं अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो डस्ट, मेरे बच्चों को और बीवी को समझाना भी मेरा कर्तव्य, घर शुरुआत फैमिली से होती है, तो मैं अपनी गाड़ी में जो है वो रखता हूँ जो अपना जो ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग आते हैं ना, जो अपने आप नष्ट आते हैं, उनको रखता हूँ मैं वो, ताकि उनमें कचरा, हमारे गाड़ी में कुछ खाया है तो बाहर सड़क पे ना फेंक दे, उसको उसमें डालते हैं, देन उसको हम लोग कहीं रोक के डस्टबिन के अंदर डालते हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तो हमारा देश साफ रहेगा। साफ रहेगा तो हमारी मतलब हम यदि कहीं बाहर, आपको तो मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, मैं देखता हूं कि हमारी जो इमेज है ना, वो बहुत साफ लोगों में नहीं है। बुरा लगेगा आपको सुन के कि सर ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे देश की साख जो है वो इमेज है बाहर के देशों में भी अच्छी होना चाहिए। जब हमें देखता हूं कि हमारे यहाँ पे कोई मुंबई एयरपोर्ट उतर के जब निकलता है, वहां से बाहर निकलता, देखता है सड़क किनारे जो है वो कई सारा स्लम एरिया बना हुआ है, कई सारा गंदगी है, तो वो देख के उसका इंप्रेशन डाउन आता है। एक्चुअली हमें अपने आसपास बिल्कुल सारा, और ये जिम्मेदारी किसी अकेली गवर्नमेंट की तो हो ही नहीं सकती, ये हम सब हर नागरिक की जिम्मेदारी के अपने आसपास वो सफाई रखे। देखिए दिस इज ए टिपिकल सीन। किसी भी शहर में आप चले जाना या वाटर बॉडी के आसपास, कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां पे ये सीन आपको देखने मिलेगा। टिपिकल इंडियन सीन। सहमत है या नहीं? क्या करना चाहिए बेटा? हमको अपने भारत को साफ करना होगा। ठीक है, देखिए द पीपल आर डूइंग दिस। अब देखिए ये एक टिपिकल स्लम है। ये सारे फोटोग्राफ जो है वो ओरिजिनली फोटोग्राफ लिए गए फोटोग्राफ है, कोई भी मैनिपुलेटेड नहीं इसमें। तब देखिए कि ये सीन है, what we are doing. You are aware that due to increasing urbanization, बढ़ता हुआ शहरीकरण है, सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी देन एवर बिफोर। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे इतना दबाव पड़ रहा है उन पे, क्योंकि जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो सालों पुराने हैं, उनकी अपनी एक कैपेसिटी है, लेकिन शहर बढ़ रहे हैं साइज में। शहर बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, तो सरकार के ऊपर दबाव है कि वो उनको और इंप्रूव करे, साइज को बढ़ाए और नए प्लांट एस्टेब्लिश किए जाए। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज्ड इनफ
to treat such large quantities. So the untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increasing in the waterborne disease. आज भी हर बड़े शहर में, जिसे हम बात करें जो भी ग्रोइंग सिटीज हैं, उनमें दिक्कत क्या हो रहा है कि सीवेज इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो कई सारा वाटर जो है वो अनट्रीटेड भी डाल दिया रहा है, उससे कई बीमारियां फैल रही हैं। तो अब क्या किया सरकार को देखो, एक बात तो मैं कहता हूं आपसे कि गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव लेती है, सरकार कोशिश करती है, और सरकार की इन कोशिशों को जो है खराब कौन करता है? आम नागरिक, हम खराब करते हैं। कुछ विवाद हुआ, सड़क पे निकल आए, चक्का जाम कर दिया। भाई सड़क किसके लिए? सड़क आपके हमारे सबके आवागमन के लिए थी, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ विवाद हुआ सरकार से, लोगों ने आए, बस फोड़ दी, ट्रेन फोड़ दी। किसकी है बस ट्रेन? हम वी ऑन द ट्रेन एंड बसेस, हम ऑन करते हैं उसको, हम टैक्स भरते हैं बेटा, हम ऑन करते हैं उसको, हम आम नागरिक के लिए है वो। क्या फर्क पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को? वो तो अपनी BMW से निकलेंगे, एरोप्लेन से ऊपर छोड़ जाएंगे, सफाई पुलिस वाले आएंगे, रास्ता खाली करा देंगे, आप रोक नहीं सकते उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको रोका आपने? अपने ही भाई बंधु को, अपने ही आम आदमी को रोका आपने। किसको परेशान किया आपने? आम आदमी को परेशान किया आपने। किसके लिए आपने? सरकार को अपनी आवाज सुने। क्यों? गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे? एकदम गलत है। ठीक है, सरकार योजनाएं बनाती है, हमको उन योजनाओं को जानना चाहिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए हमको, कि हमको भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए एज एन वॉलंटियर। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक जिम्मेदार नागरिक होना हमारा पहला कर्तव्य है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन। क्यों भैया गंगा एक्शन प्लान ही क्यों, यमुना एक्शन प्लान ही क्यों, बाकी नदियों का क्या? एक्चुअली में ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो तीर्थ स्थान है, सबसे अधिक पॉल्यूशन यहीं पर है। इसलिए नहीं कि लोग यहां आके पाप धोते हैं अपने, लोग यहां आके पाप करते हैं। कैसे? कचरा छोड़ दिया, बोतल छोड़ दी, के वेस्टेज डाल दिया उसके अंदर, तो ये पाप धोने के लिए नहीं है, ये पाप करने के लिए पहुंचते हैं यहां पे। तो मतलब ये मेरे निजी विचार है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड ऑन दिस थिंग। कि मैं देखो, मैं एक आम नागरिक, एक दुखी नागरिक की तरह कह रहा हूं ये, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे देश की जो लाइफ लाइन है, रिवर्स है, नदियां हैं, जो हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम सब जो है वो डैमेज करें, नुकसान पहुंचाएं। ये हमारी संपत्ति नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। To save these major rivers in our country from pollution, under this plan, अब इस प्लान में क्या क्या? It is proposed to build a large number of sewage treatment plant, so they only treat that the only treated sewage may discharge in the rivers। के सरकार ने काम किया, गंगा के आसपास के जितने भी शहर थे, सारे शहरों में जो भी गंगा नदी जहां से गुजरती है, वहां के हर टाउन, छोटे बड़े हर टाउन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गवर्नमेंट ने। यमुना नदी जहां से गुजरती है वहां भी यही काम किया, ताकि पॉल्यूशन रिवर के अंदर कम हो सके। ठीक है, अब देखिए, दिस इज ए टिपिकल सीन इन गंगा रिवर के। पता नहीं आप इसको कैसे लेते हैं इस चीज को, पर somehow I cannot appreciate it, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूं। मैं तमाम धार्मिक आस्थाओं का पूरा आदर करता हूं, पूरा सम्मान करता हूं, मैं आपकी निजी और दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कभी भी जो है वो इस चीज पर एग्री नहीं कर सकता हूं कि हम अपने रिसोर्सेस को जो ऐसे बर्बाद करें। यदि वो ईश्वर है तो वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड टेक स्टेप कि वो साफ रहे, क्लीन रहे। उठ के हम अपने ही ईश्वर को यदि हम मानते हैं, हम पूछते हैं, और उसको ही हम गंदा कर दें, तो इज इट वाइज? ठीक है, हो सकता है कि मेरी बात से कई लोग जो है वो असहमत हो, उसको इसको लोग ऑफेंडेड भी फील कर सकते हैं, पर मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो हमारा है वो हमारे लिए एक प्रकार से हम उसको ऑन नहीं करते हैं। विरासत हमको आगे देनी है, जो हमारे पूर्वजों से नदियां हमको मिली थी, वो नदियां हमको आगे भी पास करनी है, तो इसलिए उनको साफ रखिए, क्लीन रखिए। आने वाली पीढ़ी ये ना बोले कि हमसे पहले वाली पीढ़ी ने इतनी गंदगी की थी कि हम रह नहीं पा रहे हैं आज। देन गंगा एक्शन प्लान की बात करें हम के, तो फेज 1 एंड फेज 2 दोस्तों में होगा। फेज 1 में 350 करोड़ खर्च किया गया, फेज 2 में 1498.66 करोड़ खर्च किया गया, के बड़े पैमाने पर जो है वो कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया गया। तो गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग दे रही, हालांकि अभी भी फंड जो मिलना चाहिए इसका वो काफी कम है पहले की तुलना में। मतलब जितना बड़ा गंगा रिवर का एरिया है, जितना बड़ा उसको चाहिए, उसकी तुलना में फंड कम है, लेकिन ये कि शुरुआत तो हुई कम से कम, और ये होता रहना चाहिए आगे। ठीक है,
तो देखिए आप ना ये रिजल्ट देख रहे हैं आपके, हालांकि ये आपसे पूछेंगे नहीं आपसे ये एग्जाम में, पर मैं आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 12 मिलीग्राम पर लीटर से घट के 4 मिलीग्राम पर लीटर आ चुकी है गंगा एक्शन प्लान के फलस्वरूप। ठीक है, ठीक। और आज गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर जो है वो मशीनें, नई मशीनें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है नदी में से वेस्टेज को हटाने के लिए। ठीक है, और जिसे आप देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वेरी फैमिलियर पोस्टर आप दिखाई दे रहे हैं इसमें, नमामि गंगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी का पार्टी, बट आई एम सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी बिहाइंड द स्वच्छ भारत के। मुझे बिल्कुल लगता है कि ये आइडियोलॉजी जो गांधी जी के समय से थी, जिसको जो है मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस कि हमारा देश साफ रहना चाहिए। क्योंकि देखिए आप इसमें भी जो ऐनक दिखाई पड़ रहा है वो गांधी जी का ऐनक दिखाई पड़ रहा है इसमें के। तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट दिस इज रिलेटेड विद अस। ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद अवर कंट्री। आप बोलोगे खूब मौका मिला सर आपको बोलने का इस बार आपने जो है वो अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी इस लेक्चर में आपने। यस यार, क्यों नहीं। हम इस देश का भविष्य कौन है? इस देश का भविष्य आप, सिर्फ आप, नोबडी एल्स। यू आर द जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन हु विल लीड दिस कंट्री वन डे। यस, यू आर, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी की जिम्मेदारी है इस देश को साफ रखना। चलिए, बहुत हुआ भाषण, अब वापस से आते हैं अपने मुद्दे पे कि भैया देखो यहां पर हमने माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट को खत्म किया हमने, और इसमें बड़े सारे टर्म थे। आपको समझना है कि क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्या होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, क्या होता है प्राइमरी इफ्लुएंट, क्या होता है प्राइमरी स्लज। ठीक है, क्या होता है एरेशन टैंक, क्या होता है फ्लॉक्ड के, क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज, क्या होता है सेकेंडरी इफ्लुएंट, क्या होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्या होता है बायोगैस। आई बात समझ में? ये सारे टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहना चाहिए आपके। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.